गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग क्लास 12 का यहाँ पे क्रैश कोर्स चालू किए हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी हम लोग फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं जो था हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स का। वहाँ पे हम लोग पूरा जितने भी टॉपिक्स थे सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या और भी एक्स्ट्रा चीज़ था जिसको हम लोग वहाँ पे बता चुके हैं, जिससे आपको क्या हो कि न्यूमेरिकल बनाने में भी आसानी हो, कंसेप्ट को समझने में पूरा अच्छा तरीके से आसानी हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी मेरा फर्स्ट वीडियो को जरूर देखे होंगे जो कि आपका केमिकल काइनेटिक्स का वहाँ पे वीडियो बनाया गया था। आज हमारा डे 2 है और डे 2 में जो आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता भी था कि पिछले जो हम लोग लेक्चर जो बनाए थे केमिकल काइनेटिक्स वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता था। कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर भी पूछ देता है उससे, लेकिन मिनिमम कितना पूछता है 5 नंबर, क्योंकि सिलेबस तैयार किया गया है। तो वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि केमिकल काइनेटिक्स आपका 5 नंबर का चैप्टर्स है। उसी तरह से आपका यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री कितना नंबर का है, 4 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, वेरी करते रहता है, समझ में आया। तो इस तरह से तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आज सरफेस केमिस्ट्री को देखेंगे और आज ही के वीडियो में इसको भी समाप्त कर देंगे। हम लोग जितने भी वीडियोस लाएंगे, जितने भी चैप्टर्स का यहाँ पे वीडियो बनाया जाएगा वो वन शॉट वीडियोस रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो समय है बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास मात्र 2 महीने का समय है, उसके बाद हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग कितना जल्द से जल्द हम लोग वीडियो को कवर कर ले और जितना से जितना ज़्यादा हम लोग को रिवीजन हो सकेगा वही हम लोग को क्या होगा, बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपका केमिस्ट्री अभी तक वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, हम कैसे पास हो जाएंगे, तो उस सारे जितने भी डॉट है उसको लेकर के आप टेंशन ना लीजिए। मैंने वैसे वैसे स्टूडेंट को पढ़ा रखा है जो कुछ नहीं जानते थे फिर भी वो अच्छा खासा नंबर ला चुके थे, 100 में 70 क्रॉस कर गए थे, कभी 80 कर गया, कोई 85 कर गया। तो आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं लेना है, सिर्फ आपको मुझे फॉलो करना है। मैं जैसे जैसे आपको गाइडेंस करते जाऊंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। बाकी मैं जो चीज़ बोलूँगा कि इसको फोकस कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, तो मतलब आपको याद करना पड़ेगा, समझ में आया। और हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो हम लोग पूरे डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, जितना से हम लोग को कंसेप्ट समझ में आ सके। कंसेप्ट को और अंदर से समझाया जा सकता है, लेकिन उतना हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि जो हम लोग एक वीडियो में जो कवर कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को कम से कम 6 से 7 लेक्चर चाहिए, तभी हम लोग वो कंसेप्ट को पूरा डीपली समझ पाएंगे। तो हमारे पास उतना समय नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग को वन शॉट वीडियोस में कवर करना है, जिससे हम लोग को क्वेश्चंस बन जाए, हम लोग को कंसेप्ट समझ में आ जाए, समझ में आए, ताकि हम लोग को अगर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए तो मैं उससे खुद ब खुद लिख सकूं। यही आपका मकसद है। तो उसी तरह से लेकर के मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर्स पसंद आएंगे और आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आपके लिए तो 2 टेलीग्राम चीज़ बनाया गया है, जैसे कि एक तो है टेलीग्राम चैनल, क्या चीज़ बनाया गया है, एक बनाया गया है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अब ये जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका पीडीएफ वगैरह, लिंक वगैरह सब कुछ भेजा जाता है, मतलब नोट्स वगैरह। और एक आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, क्या चीज़ बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप, जो कि आप जानते होंगे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है उसी तरह से यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप होता है, जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं मुझसे क्या, और भी जितने स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे अपना डॉट शेयर करेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपका सॉल्यूशन कर ही देगा। लास्ट में मैं तो हूँ ही, क्योंकि मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकता हूं जिससे आप मुझसे कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। आपका बस 2 ही तरीका है मेरे साथ डिस्कस करने का। आप सबसे पहले तो कमेंट करके नीचे अगर पूछेंगे तो वहीं पे आपका तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जिस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, या फिर किसी तरह का कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे आप वहाँ पे डॉट को लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे जरूर से जरूर रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको और भी कुछ डिस्कस करना है जैसे क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि वहाँ पे जो आपका चैनल है वहाँ के नीचे अगर आप कमेंट कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर कुछ फोटो वगैरह अगर शेयर करना है या फिर आपको कुछ बताना है तो वहाँ पे आप नहीं उतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी चलते यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पे आप जुड़ करके वहाँ पे जैसे व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं उसी तरह से वहाँ पे कर सकते हैं। बशर्ते एक बात का ख्याल रखिएगा, वहाँ पे किसी तरह का गलती चीज़ वहाँ पे शेयर नहीं करना, मतलब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रहना चाहिए, ठीक है। वरना वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा और हमेशा ज़िंदगी भर आप वहाँ पे जुड़ नहीं सकेंगे हमसे, समझ में आया। तो इसी चलते आपके वहाँ पे बेनिफिट के लिए वहाँ पे बनाया गया है ग्रुप, तो आप वहाँ पे जा करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि नंबर भी अलग मैटर करता है, समझ में आया, क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ भी रहेंगे, गर्ल्स भी रहेंगे। बाकी यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बना रहता है तो यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है, समझ में आया।
तो यहाँ पे हम लोग को सेफ रहता है, तो आप यहाँ पे जा करके जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं या फिर कोई भी क्वेरी है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे डॉट सेक्शन। अब आपको तो पता चल गया। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रैश कोर्स जितना भी है यहाँ पे पूरा 100% टॉपिक को समझाया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा उसको डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ आपका मॉडल पेपर जो आने वाला है दिसंबर में उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे टोटली जो आप 3 से 4 हज़ार रुपया दे करके आप ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं वो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ करवाया जा रहा है। समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि आपको मेरा सारा लेक्चर समझ में आएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर, क्योंकि वीडियो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, चलो बाकी जो भी डिस्कशन होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कुछ सजेशन देना है तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं नीचे, ताकि मैं कुछ सुधार करूं अपने में। अगर कुछ गलती हो रहा है या फिर मुझे किस तरह से आपको तैयारी कराना चाहिए, अगर कुछ आपको सजेशन देना है, जैसे आपका कुछ डाउट रहता है तो उसी समय पता चलता है कि अच्छा बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से मुझे काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। मुझे पता है कि आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप तो उतना कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये सब कहने वाला चीज़ नहीं, ये तो आप खुद ब खुद कर लेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। अब यहाँ पे आखिर सरफेस केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या है? केमिस्ट्री मतलब समझ आता है, सरफेस केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम लोग जितने भी फेनोमेनन होता है, जितना भी यहाँ पे क्रियाकलाप होंगे वो किस में होता है, तो वो हम लोग को किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे देखा जाता है। मतलब सरफेस पे अगर कुछ हम लोग को प्रोसेस हो रहा है और उसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसी चलते वहाँ पे, क्योंकि हम लोग सरफेस पे बात कर रहे हैं, इसी चलते वैसे केमिस्ट्री का जो वहाँ पे पार्ट होता है उसी को, जो केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, तो उसी का नाम दिया गया है क्या चीज़? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, अब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने के, क्योंकि हम लोग जान गए कि सरफेस के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे जो फेनोमेनन जो होता है, कोई भी जो वहाँ पे क्रियाकलाप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या चीज़? देखिए यहाँ पे दो बात आता है, एक आता है आपका एडजॉर्प्शन और एक आता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन और ये एडजॉर्प्शन दोनों अलग अलग चीज है। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करना, समझ रहे? एब्जॉर्ब करना मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग बल के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? बल के बारे में। मतलब कोई भी सब्सटेंस है तो उसके सरफेस पे बात नहीं करते, उसके अंदर बात करते हैं। तो अंदर जब बात करते हैं तो वैसे हम लोग प्रोसेस को जब हम लोग बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और वही अगर हम लोग किसी सब्सटेंस का सरफेस पे अगर बात करते हैं तो वैसे फेनोमेनन में हम लोग जो बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन, मतलब सरफेस पे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग उसके अंदर के बल पार्ट के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़? सरफेस के बारे में। तो सरफेस के बारे में पढ़े तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? एडजॉर्प्शन। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलो अब हम लोग देखते हैं कि एडजॉर्प्शन आखिर होता क्या है। तो एडजॉर्प्शन यहाँ पे देखिए डिफिनेशन लिखा है कि द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड retaining of molecules of one substance on another substance resulting into higher concentration on the surface is called adsorption। ये क्या होता है? ये तो एक फेनोमेनन है क्या चीज का? तो अट्रैक्टिंग का और क्या चीज? रिटेनिंग का। अब अट्रैक्टिंग मतलब तो समझ आ रहा है कि वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिटेनिंग है, रिटेनिंग की जगह में आप अक्यूमुलेशन लिख सकते हैं, लेकिन उसको हटाइए, यहाँ पे रिटेनिंग ही लिखिए। रिटेनिंग का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जमना, या फिर यहाँ पे जैसे कुछ होता है ना, जैसे किसी के ऊपर रख रहे तो उसमें क्या हो रहा है? जमा होना। डायरेक्टली इसको बोल दीजिए क्या चीज़? जमा होना। क्या चीज़ बोलेंगे इसको? जमा होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो एडजॉर्प्शन होता है वो एक फेनोमेनन है क्या चीज का? तो अट्रैक्टिंग का, अट्रैक्शन का, और उसमें क्या होता है? रिटेनिंग होता है। किसका? तो मॉलिक्यूल्स का। किसका? तो एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन और उसका क्या करते हैं हम लोग? रिटेनिंग होता है। किस पे? तो अनदर सब्सटेंस पे। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे अट्रैक्ट होगा। समझ में आ गया? जैसे मान के चलो यहाँ पे दो सब्सटेंस ले लिए, सब्सटेंस ए ले लिए और सब्सटेंस हम लोग क्या लिए? बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इस जो एक फेनोमेनन होता है एडजॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का सब्सटेंस जो होता है वो क्या करते हैं? दूसरे मॉलिक्यूल के सब्सटेंस पे क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है? वहां पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है। देखो इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे बी का, तो बी का जो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन लोग क्या होता है कि ए के ऊपर जो ए का सरफेस होता है उस पर क्या होता है? जाकर के उन लोग अट्रैक्ट होता है, जमा होता है फिर जाकर के, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन।
अब यहाँ पे थोड़ा सा जो बात किया है, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्या जो बोल रहे थे, द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस ऑन अनदर सब्सटेंस, यहाँ तक तो समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे जो बात किया गया है रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन, अगर आप इसको चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, अगर इसको नहीं लिखेंगे तब भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया, मतलब आप लिखेंगे यहाँ तक सब्सटेंस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है कि कोई भी एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का जो सरफेस होगा उस पर जो हम लोग को अट्रैक्शन होता है और उसमें जाके हम लोग को रिटेनिंग जो होता है, मतलब वहाँ पे जो जमा होता है उसी कहाँ पे जमा होता है, उसके सरफेस पे, जो इस जो मॉलिक्यूल है इसके कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, ना कि इसका बल्क पार्ट में, उसके अंदर नहीं, सिर्फ उसका सतह पे होगा। ठीक है, तो वैसे हम लोग फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। तो इसी चलते यहाँ पे लिखा है ऑन द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया गया है रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन, तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं बेटर डिफिनेशन के लिए, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे सब्सटेंस के बाद लिख दीजिएगा ऑन दी सरफेस। ठीक है, खत्म कहा है नहीं। अब यहाँ पे होता क्या है रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हम लोग वहाँ पे ऑक्यूमुलेशन करते हैं या फिर वहाँ पे रिटेनिंग होता है, जमा जब होता है मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। अरे कोई भी सब्सटेंस का एक जगह जमा हो जाना मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताता है कि अगर एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जब वहाँ जाकर अट्रैक्ट होता है, जमा होता है, तो उसका क्या होता है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है, रिजल्टिंग कंसंट्रेशन होता है, वो क्या होता है, हायर होता है, बढ़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया था, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो ना ही लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि एडजॉर्प्शन आखिर होता क्या। एडजॉर्प्शन क्या होता है, दो सब्सटेंस से मान के चलो, तो एक सब्सटेंस क्या करेगा, दूसरे सब्सटेंस के जाकर के सरफेस पे जाकर के अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के बाद जब वहां पे जुड़ेगा उसके साथ, तो वहां पे क्या होगा, जमा होना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जमा हो जाएगा, लेकिन कहां पे जमा हो रहा है, उसका सरफेस पे। किस पे हो रहा है, सरफेस पे। ये चीज आप नोट कीजिएगा कि जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऑन दी सरफेस, ये चीज नोट वहां पे करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि वो आखिर प्रोसेस कहां पे हो रहा है। अगर वही बल्क में अगर होगा तो उसका मतलब वो एब्जॉर्प्शन का बात हो रहा है, समझ में आ गया। अगर सरफेस पे हो रहा है मतलब वो जाके क्या चाहिए, एडजॉर्प्शन। समझ में आ गया, दोनों फर्क समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज बताना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या होता है एडजॉर्प्शन, कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जाकर के अट्रैक्ट होता है, उसके बाद वहां पे जमा होता है, कहां पे, उसके सरफेस पे। तो उसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया। चलो, अब ऐसा प्रोसेस हम लोग बहुत जगह देख सकते हैं जी, जैसे कि मान के चलो कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो आपका इसी तरह से व्हाइट बोर्ड के जगह हम आपका क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रहता है, क्या रहता है, ब्लैक बोर्ड। तो वहाँ पे चौक से लिखते, अब चौक से लिखते क्या होता है, वो जो खली होता है, चौक जो होता है उसका सब्सटेंस क्या होता है, वो बोर्ड के सब्सटेंस में जाकर के क्या होता है, लटकना स्टार्ट हो जाता है। जब भी लिखते हो तो उसमें क्या होता है, लटकना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो एक डस्ट पार्टिकल जैसा उसको बिहेव कर सकते हैं, तो वो क्या जाता है, वहाँ पे जाकर अट्रैक्ट होता है। उसका क्या बल्क में जाता है क्या, नहीं। उसका जो सरफेस होता है उसका अंदर जाता है क्या, नहीं जाता है। उसी तरह से आप मान के चलिए कोई भी आप बुक ले लेते हैं, तो बुक के ऊपर देख रहे होंगे, अभी भी जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल बैठे होंगे, है कि नहीं। अब वहाँ पे बताओ कि वो भी डस्ट पार्टिकल है, वो भी तो एक सब्सटेंस है। अब आपका जो बुक और कॉपी होगा वो भी तो आपका एक सब्सटेंस है। तो हो क्या रहा है, डस्ट पार्टिकल जा करके आपका क्या हो रहा है, बुक पे जा करके बैठ रहा है, वहाँ पे आपका अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट होने के बाद वहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेनिंग हो रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। वहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, उसका सरफेस पे हो रहा है, किसका, बुक के सरफेस पे। तो वही बोल रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल जाकर के बुक के सरफेस पे जाकर के क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होकर के वहाँ पे जमा हो रहा है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। इसी तरह से अभी पूरा हम लोग डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलो अब होता क्या है, यहाँ पे देखें कि हम लोग दो सब्सटेंस का बात कर रहा है, हो रहा है कि नहीं। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जाकर के हम लोग को बैठ रहा है उसके सरफेस पे। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो दो सब्सटेंस होगा, मतलब जो एडजॉर्प्शन होता है वो दो पार्टिकल से मिलकर के बनता है। जैसे आप पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर, क्या पढ़े होंगे, सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन के बारे में आप समझ गए थे, तो आपको पता होगा कि सॉल्यूशन दो चीज से मिल करके बना होता है। क्या कैसे मिल करके, तो एक बोले थे आप सॉल्यूट और दूसरा हम लोग क्या बोले थे, सॉल्वेंट। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बोले थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिल करके आपका क्या होता है, सॉल्यूशन का निर्माण होता है। इसी तरह से आपका जब यहाँ पे एडजॉर्प्शन प्रक्रिया हो रहा है, तो इसमें हम लोग को दो सब्सटेंस मिल करके बन रहा है। क्योंकि आप अभी देखें कि एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जाकर के जमा हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन भी दो पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, एक तो जिसपे जमा हो रहा है
और एक तो जो जमा हो रहा है, जिस पे जमा हो रहा है, और एक जो जमा हो रहा है, जैसे कि डस्ट उस पे जाकर के जमा हो रहा है, और किस पे जमा हो रहा है, तो बुक पे। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल हो गया, तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि एडजॉर्प्शन को हम लोग 2 टाइप में जो हम लोग बांटते हैं, उसका जो 2 पार्ट में जो बांटते हैं वो क्या क्या होता है। सो देखो, जो हम लोग एडजॉर्प्शन का जो बात करते हैं, एडजॉर्प्शन, तो ये जो एडजॉर्प्शन जो मिल करके बना होता है वो क्या क्या चीज बना होता है, तो 2 चीज से। एक बना होता है एडजॉर्बेट, क्या चीज बनता है, एडजॉर्बेट, और एक बनता है क्या चीज, एडजॉर्बेंट से। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे एक होता है एडजॉर्बेट और एक क्या होता है, एडजॉर्बेंट। जैसे वहां पे सॉल्यूशन में होता था एक सॉल्यूट, एक होता है था सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो एडजॉर्बेट होता है, जो एडजॉर्बेंट होता है, आखिर ये तो समझ गए कि ये दोनों के मिल करके आपका क्या प्रोसेस होता है, एडजॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे एडजॉर्बेट जाकर के इसके ऊपर चिपकता होगा या फिर ये जाकर के इसके ऊपर चिपकता होगा, है कि नहीं। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हम लोग जानते थे कि वहाँ पे 2 सब्सटेंस लेते थे और दोनों को मिश्रण करते थे, तो एक दूसरे को घोलता था और एक जाकर के दूसरे में घुलता था। एक घोलने का काम करता था और एक जाकर घुलने का काम करता था, डिजॉल्व होने का काम करता था। तो वहां पे इसी तरह से एक तो हम लोग जैसे भी पढ़े ना एग्जांपल कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जाकर के क्या होगा, जमा होगा। तो यहाँ पे हम लोग आखिर ये होगा इस पे जमा कि ये होगा इस पे जमा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बारे में यहाँ पे समझना होगा। ये जो एडजॉर्बेट होता है ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल जैसे वहां पे पढ़ रहे थे उसके जैसा ये बिहेव करता है। मतलब क्या होगा, एडजॉर्बेट जाकर के एडजॉर्बेंट के ऊपर क्या हो रहा है, जाकर के जमा हो रहा है, उसके ऊपर जाकर के वो अट्रैक्ट हो रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे बात करेंगे, ये जो एडजॉर्बेट है, जैसे इसको मान लीजिए आप डस्ट है, और ये जो एडजॉर्बेंट है इसको क्या मान ले रहे हैं आप, बुक है। तो ये क्या हो रहा है कि डस्ट जाकर के बुक पे जाकर के क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, उसके ऊपर उसके सरफेस पे क्या हो रहा था, जमा हो रहा था। तो इसी तरह से यहाँ पे एडजॉर्बेट क्या हो रहा है, एडजॉर्बेट के ऊपर जाकर के क्या होगा, जमा होगा, अकुमुलेशन होगा, उसका रिटेनिंग होगा वहां पे। क्या समझ में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसका हम लोग डेफिनेशन लिख दिए हैं, इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि ये इससे हम लोग को क्या होता है, कभी कभी हम लोग को 1 नंबर में पूछ देता है डिफाइन एडजॉर्बेट, डिफाइन एडजॉर्बेंट, या फिर आपका सॉर्प्शन हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे क्या चाहिए, डिजॉर्प्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह का आपका क्या होता है, 1 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। तो डायरेक्टली इसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ते जाते हैं। देखो अभी पढ़े एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बारे में समझ गए थे। देखो एडजॉर्बेट क्या होता है, जो दूसरे सब्सटेंस पे जाकर के क्या होता है, मतलब कि जाके क्या होता है, हम लोग को अट्रैक्ट होता है या फिर वहां पे जाके एडजॉर्ब होता है कि नहीं। तो उसी को क्या बोलते हैं, द सब्सटेंस विच गेट्स एडजॉर्ब। वैसा सब्सटेंस जो क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। क्या होता है, एडजॉर्ब होता है दूसरे सब्सटेंस पे। यहाँ पे और बढ़ा करके लिख सकते हैं एडजॉर्ब ऑन द अनदर सब्सटेंस। समझ में आ गया। तो इस तरह के जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जो एडजॉर्बेंट होता है, जो आपका एडजॉर्बेंट होता है वो क्या होता है कि जो एडजॉर्बेट होता है उसको क्या करता है, अपने सतह पे क्या करता है, उसको एडजॉर्ब करता है। तो जो एडजॉर्ब करता है ये क्या था, एडजॉर्ब होता है, वो होता है आपका एडजॉर्बेट। और जो एडजॉर्ब करता है वो क्या होता है आपका एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्बेट गेट्स एडजॉर्ब। वैसा सब्सटेंस जिसपे क्या होता है, एडजॉर्बेट जो होता है वो एडजॉर्ब होता है। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या ये दोनों समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर अगर मान के चलो, तो यहाँ पे मान के चलो ये आपका कोई सब्सटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल हम लोग को दूसरा जो सब्सटेंस है, मान के चलो इधर से इधर से इधर से आ रहा होगा, है कि नहीं। ये क्या हो रहा है, आ रहा होगा, और इसके सरफेस पे ये क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। इसके सरफेस पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे आपका एडजॉर्प्शन का अगर डेफिनेशन आता है तो वहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बारे में बताना ही पड़ेगा। उसी तरह से आप एक फिगर बना लीजिएगा ताकि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस नहीं होता है, मास्टर बहुत अच्छा खुश होता है। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि ये जो आपका चिपक रहा है ये आपका क्या है, एडजॉर्बेट है। क्या चीज़ है आपका, एडजॉर्बेट है। और जो चिपका रहा है, इसका मतलब जो ब्लू लाइन का जो यहाँ पे बनाए हैं जिसपे वो क्या हो रहा है, चिपक रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ये सारा क्या चाहिए, ये जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं चिपकने के लिए वो क्या आपका एडजॉर्बेंट है, और जिसपे वो चिपक रहा है वो क्या आपका एडजॉर्बेंट। आपको समझ में आ गया। चलो
अब आपका बात आता है यहाँ पे डिजॉर्प्शन। ये डिजॉर्प्शन क्या होता है ना, ये रिवर्स होता है एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन क्या करता है, वहाँ पे उसको अट्रैक्ट करता है, रिटेनिंग करता है, वहाँ पे जमा करता है। लेकिन ये डिजॉर्प्शन जो होता है वो क्या करता है, उसका उल्टा काम करता है। वहाँ पे जमा होना एडजॉर्प्शन होता है, यहाँ पे उसको क्या करता है, रिमूव करना, मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को हटा देना एक दूसरे से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या होता है ये, रिवर्स होता है किसका, एडजॉर्प्शन का। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव करना ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको डिजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया तक? चलो इसको नोट करो, उसके बाद फिर और हम लोग पॉइंट बनाते जाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ में हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सॉप्शन का। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है इसका, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उसका मन की मर्जी करता है। ठीक है, सॉप्शन क्या होता है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। आपको बताएं कि एडजॉर्प्शन बताने से पहले आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बताए थे। एब्जॉर्प्शन होता क्या है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे एडजॉर्ब होता था, एडजॉर्ब होना मतलब उसका सरफेस में जाकर के चिपकना। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उसका बल्क पार्टिकल में, मतलब उसके अंदर तक जाकर के उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो आपका रुई है और पानी है, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, रुई के पूरा बल्क तक चल जाता है उसका पार्टिकल, मतलब उसके अंदर तक चल जाता है। तो उसको वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का तभी देख ही लिए धूल कण वाला, है कि नहीं, कि उसके सतह पे सिर्फ रह जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो आपका सॉप्शन होता है, वो सॉप्शन में क्या होता है कि वैसा प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, आपका एडजॉर्प्शन भी देखने को मिलता है और आपका एब्जॉर्प्शन भी। मतलब जो दोनों प्रक्रिया होता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो दोनों प्रक्रिया एक साथ जहाँ पे होता है, तो वैसे एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आपका इस तरह का प्रक्रिया देखने को मिलता है, किस एग्जाम्पल में ऐसा देखेंगे जहाँ पे एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो जहाँ पे इतना सिर्फ आप जानिए डेफिनेशन में कि जहाँ दोनों प्रक्रिया हो गया, एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, तो वैसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है कि द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। ठीक है, कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या हो, सिमल्टेनियसली वहां पे क्या हो, तो वहां पे मौजूद हो, या फिर एक दोनों होता हो। समझ में आ रहा है कि एडजॉर्प्शन भी होता हो और आपका एब्जॉर्प्शन भी एक साथ होता हो, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक है तो ये कभी भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसका मन की मर्जी, तो ज़्यादा कुछ है तो है ही नहीं, है कि ना, कि वैसा प्रोसेस जहाँ पे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ क्या होता है, वहाँ पे मौजूद होता है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉप्शन बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं ऑक्लूजन है। क्या चीज़ है, ऑक्लूजन। अब ये ऑक्लूजन क्या होता है, तो ऑक्लूजन वैसा प्रोसेस होता है जहां पे, ये भी आपका एडजॉर्प्शन ही है, लेकिन वैसा एडजॉर्प्शन जहां पे आपका जो सब्सटेंस देखने को मिलेगा, जहां पे आप देख रहे थे एडजॉर्बेट और आपका एडजॉर्बेंट, तो एडजॉर्बेट जो होगा मतलब जो जाकर के चिपकेगा वो आपका क्या रहेगा, गैसियस स्टेट रहेगा। क्या रहेगा आपका, गैसियस। और जो आपका एडजॉर्बेंट होगा जिसपे जाकर के चिपकेगा वो जो आपका सब्सटेंस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो आपका एडजॉर्बेट होगा वो गैस रहेगा और एडजॉर्बेंट जो होगा वो सॉलिड रहेगा। तो इस तरह का जो एडजॉर्बेंट मतलब इस तरह का जो आपका एडजॉर्प्शन होगा, वही एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन बोलते हैं। तो वही लिखा गया है द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। ठीक है, कि गैस का सॉलिड में एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो वैसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ये चीज आप बहुत देखे होंगे ऑर्गेनिक में, कि वहाँ पे क्या होता था, कोई भी हम लोग अल्किन लेते हैं, तो अल्किन में अगर हम लोग हाइड्रोजन को किसके, कौन सा कैटालिस्ट के उपस्थिति में, तो हम लोग जानते थे निकेल के उपस्थिति में अगर हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसको रिएक्शन कराते थे, यहाँ पे क्या करता है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है, तो ये क्या करता है, ये सॉलिड में क्या करता है, गैस को चिपका देता है। तो देखो हाइड्रोजन को वहाँ पे चिपका दिया, तो ये जो प्रोसेस होता है ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्लूजन का। ऑक्लूजन कुछ नहीं होता, उसमें वो भी आपका क्या है, एडजॉर्प्शन है, लेकिन एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और जो एडजॉर्बेंट होता है दोनों के लिए तो डिफाइन अलग अलग होता है। एडजॉर्बेट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, आपका एडजॉर्बेंट भी कुछ हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपका एडजॉर्बेंट आपका गैस है और एडजॉर्बेंट आपका सॉलिड है, तो वैसे एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस, कि वो दोनों के बीच में आखिर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। तो इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट पेनेट्रेट इन द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट। ये तुम लोग पहले से ही जानते थे
कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडजॉर्प्शन मतलब जो एडजॉर्बेंट होता है उसका क्या रहता है, सरफेस पे ही सिर्फ क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। मतलब वहाँ पे हम लोग को क्या होता है, जमा होता है, वहाँ पे हाईली वहाँ पे कंसंट्रेशन उसका रहता है, क्योंकि वहीं पे क्या होता है वो बैठते जाता है, लेकिन कहाँ बैठता है, सिर्फ सरफेस पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। और वो हम लोग को जो एडजॉर्बेंट होता है उसका बल्क में जाता है क्या, उसके अंदर तक जाता है क्या, नहीं जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, डज नॉट पेनेट्रेट इन द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट, कि उसके पेनेट्रेट नहीं होता है, उसके अंदर नहीं जाता है उसके बल्क में। समझ में आ गया। तो वो रहता है आपका एडजॉर्प्शन। लेकिन वही आप एब्जॉर्प्शन की बात करें तो in absorption the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, पूरा एकदम आपका यूनिफॉर्मली कंसंट्रेट, मतलब यूनिफॉर्मली क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। हर एक जगह क्या रहता है, फैला हुआ रहता है, वो भी यूनिफॉर्मली सभी जगह उसको पाया जाएगा। जैसे एब्जॉर्प्शन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है एडजॉर्बेट कहाँ पे, तो आपका सरफेस पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितने भी यहाँ पे सॉलिड इस सब का रहेगा, तो यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरा यूनिफॉर्मली, कहाँ तक, उसका बल्क तक। समझ में, कहाँ तक रहता है, उसका अंदर तक क्या रहता है, पूरा फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको एडजॉर्ब मतलब कि एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ सतह पे रहता है, सरफेस पे रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। चलो इसको नोट करो। अच्छा चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा दिखा देते हैं। कैमरा नीचे तक है जगह, हाँ है। चलो यहाँ पे मान के चलो आपका यहाँ पे एडजॉर्बेट और मतलब यहाँ पे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक पार्टिकल। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग सब्सटेंस बना लिए। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे एडजॉर्बेट जो रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसका कहाँ रहता है, उसका हम लोग सरफेस पे रहता है। कहाँ रहता है, उसका सरफेस पे रहता है। कहाँ रहता है, उसका सरफेस पे रहता है। और वही अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो उसका सरफेस पे छोड़ करके उसका कहाँ रहता है, उसका बल्क में रहता है। मतलब उसके अंदर पे क्या रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। समझ में आ गया यहाँ पे बात, अंतर समझ में आया। अब यहाँ पे देख रहा है क्या चाहिए, यहाँ पे उसके अंदर का बात कर रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अंदर। ये ऊपर वाला क्या है, उसका दूसरा सब्सटेंस है, और उसका जो अंदर जो हम लोग पार्टिकल जो दिखाए हैं वो क्या, उसके अंदर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ऊपर है, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते थे। क्या बोलते थे, एडजॉर्बेट बोलते हैं। और उसके जो अंदर ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये ब्लू वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और यहाँ पे देख रहा है कि जितना भी काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो सरफेस पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एडजॉर्प्शन। बात समझ में आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन में और क्या होता है एडजॉर्प्शन में। तो चलो ये भी फिगर बना लेना, बाकी इतना ही रहने दो, बाकी आगे हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लोग 3 टर्म्स पीछे पढ़ चुके हैं। एक हम लोग एडजॉर्प्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, और तीसरा क्या चीज़, सॉर्प्शन। अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन जान रहे थे सरफेस पे, एब्जॉर्प्शन जान रहे थे कि बल्क में होगा, और ये जो सॉर्प्शन होता है वो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है उसमें। अब तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। सिलिका जेल एडजॉर्ब्स वाटर वेपर। अब यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म्स का यूज करते हैं हम लोग, एक सब्सटेंस का यूज करते हैं जो क्या होता है, सिलिका जेल। आपने सुना भी होगा। तो सिलिका जेल जो होता है वो एडजॉर्ब्स करता है किसका, वाटर वेपर को। किसको करता है, एडजॉर्ब, वाटर वेपर को क्या करता है, खुद में एडजॉर्ब करता है। तो ये हो गया एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल। जैसे एडजॉर्प्शन का अगर डेफिनेशन आ गया, जैसे एग्जाम्पल में क्या रहेगा, मतलब कि एग्जाम में क्या रहेगा, डिफाइन एडजॉर्प्शन विथ एन एग्जाम्पल। तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ करना पड़ेगा उसको एक्सप्लेन। तो एडजॉर्प्शन को आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर लीजिएगा, उसके बाद बोल दीजिएगा सिलिका जेल एडजॉर्ब्स वाटर वेपर। ये हो गया किसका, एडजॉर्प्शन का। वही अगर एब्जॉर्प्शन का आ जाता है तो क्या बोलेंगे, अनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर। ठीक है, अब ये जो क्या होता है, CaCl2 होता है वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसको बल्क तक उसको एब्जॉर्ब करता होगा। और वही आपका जो सिलिका जेल होता है वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने सरफेस पे उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर को। समझ में आ गया ये चीज़। तो ये होता है आपका सिलिका जेल। और ये चीज़ आपको बहुत जगह देखने को मिलता है, सिलिका जेल। जैसे आप नया नया सामान लीजिएगा कुछ भी, जैसे बोतल हो गया, जैसे कोई भी मिल्टन वगैरह का रहता है ना बोतल,
उसको वो सब लीजिएगा, या फिर आप बैग वगैरह लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे नमी से हटाने के लिए, नमी से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है सिलिका जेल का, ठीक है, मतलब कि किसका, हाँ सिलिका जेल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन का। और जो लास्ट में है कि CaCl2 एब्जॉर्ब करता है किसका, वाटर वेपर का, तो वो हो गया आपका एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। उसी तरह से जो चारकोल होता है, यहाँ पे दूसरा टर्म जो यूज किया गया क्या चीज़ है, चारकोल। तो चारकोल जो है एब्जॉर्ब करता है किसको, अमोनिया गैस को। ये जनरली यूज किया जाता है जहाँ पे कोयला खदान वगैरह ये सब रहता है, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह रहता है, तो जहाँ पे हम लोग अमोनिया गैस ये सब का जो वहाँ पे प्रभावित होता है ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या जाता है, तो चारकोल का यूज किया जाता है ताकि वहाँ पे क्या हो कि वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे खतरनाक साबित नहीं होता है, समझ में आया ना। तो वहाँ पे ज़्यादा जनरली यूज होता है ये सब। तो चारकोल क्या करता है, ये भी कोयला जैसा ही रहता है, तो ये क्या होता है, चारकोल एब्जॉर्ब करता है अमोनिया गैस को, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन का। अगर आपको एब्जॉर्प्शन का पूछते तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, वाटर एब्जॉर्ब्स इट, तो यहाँ पे बोलिएगा वाटर एब्जॉर्ब्स, मतलब एब्जॉर्ब किसको, अमोनिया गैस को। तो वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अमोनिया गैस को, लेकिन चारकोल जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है अमोनिया गैस को, ठीक है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन का, उधर हो गया आपका एब्जॉर्प्शन का। अब यहाँ पे देखिए जो आपको बोले थे सॉप्शन में आपको क्या बोले थे कि वहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन भी होता है और साथ ही साथ आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो आखिर वैसा कौन सा प्रोसेस है, कौन सा एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे एक हम लोग का आता है क्या चीज़, डाइज, क्या आता है हम लोग को, डाइज। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पॉलीमर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल आएगा देखने को, ठीक है। तो ये जो डाइज होता है ये हम लोग को क्या करता है, तो एब्जॉर्ब्स करता है और साथ ही साथ वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ऑन दी कॉटन फाइबर। तो किस पे करता है, तो कॉटन जो फाइबर होता है उस पर वो क्या करता है, तो एब्जॉर्ब भी होता है और साथ ही साथ क्या करता है, एब्जॉर्ब भी होता है, कौन, डाइज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे किसमें, तो हम लोग पॉलीमर्स चैप्टर में, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये सॉप्शन का, और यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया गया है, एब्जॉर्प्शन का भी और दो दिया गया है किसका, सॉप्शन, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन समझ गए थे, उसका एग्जाम्पल बोलेगा तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा अभी एक काम करते हैं, आपको सिलिका जेल दिखा देते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिलिका जेल है, ताकि आपको पता चल सके कि सिलिका जेल आखिर होता क्या है। देखिए कुछ समय पहले हम एक प्रोडक्ट लिए थे, वहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ निकला था, इसी तरह से पैकेट रहता है। अब ये पैकेट रहता है, ये चीज़ इसी चलते डाला जाता है उस पर, ताकि वहाँ पे अगर नमी पाया जाए तो नमी को क्या होता है वहाँ पे दूर किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिलिका जेल, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को क्या रहता है, ये डाला हुआ रहता है, वो किसी भी बैग भी लीजिएगा महंगा वाला बैग, तो वहाँ पे डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी तरह का पैकेट बना हुआ रहता है, ये है आपका सिलिका जेल। तो यही क्या होता है, इसके अंदर अगर फाड़ के देखेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है, छोटा छोटा वाइट कलर का रहेगा, समझ में आया। तो ये हम लोग को क्या रहता है, ये डाला हुआ रहता है उस प्रोडक्ट में, ताकि वहाँ से क्या होगा, अगर किसी तरह का वहाँ पे वाटर वेपर अगर रहा तो उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर देता है, तो वहाँ पे नमीपन क्या करता है, दूर करता है, ठीक है। तो ये सब आप बहुत जगह देखे होंगे, हालांकि इस पर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े थे तो आप उसको फेंक देते होंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्या होता है, ठीक है। बहुत सारा जूता उता में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत जगह प्रोडक्ट में क्या रहता है, ये सिलिका जेल डाला हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यही आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल था। आपको समझ में आ गया, देख भी लिया आप। चलो इसको फाड़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को और भी तो दिखाना है हमें, ठीक है ना। चलो तो ये रहा एग्जाम्पल, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत जगह क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है ये क्वेश्चंस, या तो फिर अभी आप हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन, केमिज ऑप्शन वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इस टाइप का, ठीक है। वहाँ पे जो थर्मोडायनामिक्स का टर्म्स यहाँ पे यूज होता है, हालांकि इसको हम लोग क्विक यहाँ पे बताया नहीं जा सकता है, आखिर ये सब प्रोसेस कैसे होता है इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग को कम से कम 10 से 15 मिनट का समय चाहिए, जो कि हमारे पास अगर उस तरह से सभी पोर्शन को देखा जाए और सभी को अगर टॉपिक्स को देखा जाए और उसको अगर एक्सप्लेन किया जाए पूरा विस्तार से, तो हमारे पास तो फिर वही हो जाएगा, लॉन्ग वीडियोस बनेगा, है कि नहीं, जो कि हमारे अभी उतना बोर्ड एग्जाम के लिए उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है और हम लोग को उतना जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, समझ में आया। तो इसी वजह से सिर्फ हम लोग उतना टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं कि आखिर इससे हम लोग को क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स, हालांकि इसको पूरा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बहुत टाइम तक, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट में आप याद कर लीजिएगा, इसको डायरेक्टली रट लीजिएगा, चाहे जैसे भी कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्मोडायनामिक्स का जो टर्म्स यूज होता है किस पे, एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पे जैसे कि 3 टर्म्स यूज होता है, एक इंथैल्पी होता है, एक एंट्रोपी होता है, एक आपका क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बारे में एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन अभी हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो एंथैल्पी का अगर बात करेगा कि एब्जॉर्प्शन में एंथैल्पी क्या होता है,
तो इंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच से दिखाते हैं। अब यहाँ पे ए डी इसी चलते लिखा गया है क्योंकि इंथैल्पी यूज हो रहा है किस पे, एडजॉर्प्शन में, तो एडजॉर्प्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे ए डी लिखा गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आपका डेल्टा एच लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कि एडजॉर्प्शन में आपका इंथैल्पी किस तरह से दिखाता है, उसमें पॉजिटिव शो करता है, नेगेटिव करता है कि इक्वल्स टू 0 शो करता है। तो वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव शो करता है, ठीक है। और उसी को सॉरी यहाँ पे नेगेटिव को ही क्या बता सकते हैं कि लेस देन 0। तो ये दो में ऑप्शन कोई भी रहेगा तो आप इसी में टिक कीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि एडजॉर्प्शन जब भी होता है तो उस पर जो इंथैल्पी होता है तो वो इंथैल्पी डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है या फिर 0 से लेस देन होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको दिखाएगा। इंट्रोपी का बात करते हैं, जो कि इंट्रोपी हम लोग डेल्टा एस से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एस आपका इंट्रोपी होगा और यहाँ पे ए डी लिखा गया है, मतलब एडजॉर्प्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा एस जो होता है वो भी नेगेटिव होता है या फिर उसको बोल सकते हैं लेस देन 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को गिब्स फ्री एनर्जी का बात करता है तो ये भी उसी टर्म से हो गया कि डेल्टा जी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ये भी लेस देन 0 होता है या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव होता है, ठीक है। तो तीनों का तीनों जितने भी हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो यूज होता है वो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव शो करता है, ठीक है। तो इतना आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल हम लोग को बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। आपको दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन या फिर आपको पूछेगा फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। अगर गैसेस ऑन सॉलिड अगर बोल दिया है तब भी यही लिखिएगा, अगर सिर्फ आपको एडजॉर्प्शन बोला है तब भी यही लिखेंगे, ठीक है। चलो हालांकि यहाँ पे एडजॉर्प्शन को जो यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है जो इसका फैक्टर अफेक्टिंग, तो उसको देखा जाता है गैसेस के बारे में, ठीक है। तो गैसेस ऑन सॉलिड के बारे में, ठीक है ना। हालांकि आपको सिर्फ बोलेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन, तो उसको भी यही सब लिखेगा। फर्स्ट जो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो क्या है आपका सरफेस एरिया। तो जो एडजॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सरफेस एरिया का, कि जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। अब आपको समझ में आ गया कि जितना हम लोग को छोटा कॉपी रहेगा, मान के चलो हमारे पास इतना बड़ा कॉपी है, ठीक है, इतना बड़ा कॉपी है और इससे छोटा वाला भी कॉपी ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, अभी इतना बड़ा कॉपी है, अब इस पर क्या होगा कि डस्ट पार्टिकल अगर मान के चलो कोई भी पार्टिकल को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजॉर्ब करवा रहे हैं, तो जो यहाँ पे एडजॉर्ब करवाएंगे तभी तो इतना ही सरफेस पे जाएगा, इतना ही सरफेस पे होगा। लेकिन वही अगर इतना बड़ा बोर्ड को अगर ले लेते हैं तो बताओ ये कॉपी के सामने ये बोर्ड तो बहुत ज़्यादा है, इसका सरफेस हम लोग को क्या हो गया, बढ़ गया। और सरफेस का बढ़ने से ज़्यादा चलते हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पे एडजॉर्ब भी ज़्यादा होगा, सभी जगह हम लोग को पार्टिकल देखने को मिलेगा। और कॉपी छोटा था तो छोटा ही पार्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा था उतना ही पोर्सन में। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग उसका सरफेस को बढ़ाएंगे तो उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। तो इसी चलते यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन अगर पूछेगा कि फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर पे आपका एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है, तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया। और समझ गए कि सरफेस एरिया पे वो किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर सेकंड बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो फैक्टर्स है वो आपका क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ आखिर एडजॉर्प्शन का क्या रिलेशन होता है, तो जैसे हम लोग देखें सरफेस एरिया में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो उसी तरह से आपका जो एडजॉर्प्शन होता है वो टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतना कम एडजॉर्प्शन हो पाएगा, जितना टेम्परेचर कम उतना अच्छा तरीका से वो क्या होगा, एडजॉर्प्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक ग्राफ के अनुसार यहाँ पे समझाया जा रहा है। और आपका अगर एडजॉर्प्शन का अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर बोलेगा तो वहाँ पे 3 मार्क्स का आएगा, तो 3 मार्क्स के लिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक लाइन में आपको बता दिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसको इंग्लिश में लिखिएगा कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पे, टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसे बोलेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो उतना लिखेंगे, तो ये एक लाइन में लिख देंगे तो उसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे ना, क्योंकि आप तो 12th में आ गए तो उतना लिख ही सकते हैं। यही जो यहाँ पे डायरेक्टली जो फॉर्मूला के टाइप से लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में खाली एक्सप्लेन कर देना। क्या लिखना है कि एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हो गया 2 लाइन। अब 2 लाइन के बाद ये चीज़ दिखा दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ग्राफिकल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा दीजिएगा। देखो इधर है एडजॉर्प्शन का, इधर प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर तो आपका कांस्टेंट होगा। चलो अब यहाँ पे टेम्परेचर का यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो T1 को ऊपर रखा गया है और T2 को इधर रखा गया है, थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पे देखो कि एडजॉर्प्शन जो ऊपर है, मतलब कि यहाँ पे इसका अगर ग्राफ को मैच करेंगे
तो क्या मिलेगा, अगर इसको मैच करेंगे तो हम लोग को इस तरह से मिलेगा, और इसको मैच करेंगे तो कहाँ से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। अब देख रहे हो कि जो ऊपर T1 है, T1 में अगर यहाँ पे वैल्यू देखा जाए एडजॉर्प्शन का, क्योंकि ये वाला ग्राफ हम लोग को क्या है, इधर वाला पोर्शन एडजॉर्प्शन है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोग को एडजॉर्प्शन ज़्यादा दिखा रहा है। मतलब कि ये वाला पार्ट हम लोग को देखो इतना एडजॉर्प्शन दिखा रहा है, और यहाँ वाला क्या है कि इतना दिखा रहा है। ज़्यादा कौन है, ऊपर वाला, और ऊपर कौन सा टेम्परेचर में जा रहा है, T1। लेकिन हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि जो T1 है वो T2 से क्या है, कम है। मतलब जो टेम्परेचर की बात की जाए तो T1 टेम्परेचर क्या है, कम है, और T2 क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस ग्राफ से समझ में आ गया, क्योंकि ये चीज़ लिखना जरूरी है, तभी ना डिसाइड कर पाएंगे कि T1 ज़्यादा है कि T2 ज़्यादा है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर हम लोग को टेम्परेचर कम रहेगा तो उस स्थिति में एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उस समय हम लोग को एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कीजिए। उसी तरह से हम लोग प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग को प्रेशर की बात करें तो प्रेशर पे जो डिपेंड करता है वो किस तरह से प्रेशर, मतलब प्रेशर पे एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो एडजॉर्प्शन है सो प्रेशर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाइए एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया। जैसे मान के चलो इसका एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए, मान के चलो यहाँ पे सरफेस है, ठीक है। अब ये मतलब आपका क्या है, एडजॉर्बेंट है। क्या चाहिए आपका, एडजॉर्बेंट है, ठीक है। अब हम लोग को क्या है, ऊपर से हम लोग को क्या है, मॉलिक्यूल आ रहा है, मतलब एडजॉर्बेट आ रहा है। अब मान के चलो यहाँ पे चिपक रहा था, चिपक रहा था, चिपक रहा था, चिपक रहा था। अब हम लोग को क्या है, इसमें प्रेशर किया जा रहा है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है उसको क्या किया, जबरदस्ती पूरा मतलब जोर से हम लोग को क्या किया, दबाया गया। तो जितना ज़्यादा इसमें प्रेशर देंगे मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी जाकर के यहाँ पे चिपकते जाएगा, अरे यहाँ पे जल्दी जल्दी चिपकते जाएगा। तो यहाँ पे इसी चलते हम लोग बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम लोग लगाएंगे तो प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे एडजॉर्प्शन का प्रक्रिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया। तो इसी चलते यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ को देखेंगे तो शुरुआती में क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्योंकि मान के चलो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, पूरा जमा हो जाएगा। मान के चलो ये वाला सतह था, सतह में पूरा एकदम पूरा हम लोग को घेर दिया है मॉलिक्यूल। उसके बाद भी अगर प्रेशर दे रहे थे क्या होगा, इस सरफेस में और उस मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया, पूरा ढक गया है। और उसके ऊपर जितना हम लोग पार्टिकल फिर से ऐड करना चाहेंगे तो क्या उतना अच्छा इंटरेक्ट कर पाएगा का, उतना अच्छा वहाँ पे अट्रैक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसी चलते क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि वहाँ से क्या हो जाता है, हम लोग को कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है कि वो कितना उसमें प्रेशर दे दो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्योंकि शुरुआती में तो हम लोग को पूरा प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम लोग को वो क्या होगा, चिपकते जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन पूरा जब पूरा हम लोग को भर जाएगा यहाँ पे तो उसके बाद कितनों तुम प्रेशर वहाँ पे दो, कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चलते ग्राफ को अच्छा देखना, यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ से क्या हो जा रहा है, हम लोग को कांस्टेंट दिखा रहा है। ठीक है, चलो तो ये तो अभी आपको समझना था कि एडजॉर्प्शन में प्रेशर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको भी आप इंग्लिश में लिख ही लेंगे कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो इतना लिख करके निकल जाएगा, ग्राफ छाप दीजिएगा। ठीक है, और मैं भी अगर हो सके तो यहाँ पे इस तरह से दिखा दीजिएगा, हालांकि इसको नहीं दिखाइएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप ग्राफ को दिखाइएगा, इतना ही में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है आपका नेचर ऑफ गैसेस। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट जो है आप लोगों का, जो जिसपे उस फैक्टर्स पे हम लोग का एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो सबसे क्या है लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ गैसेस, कि नेचर पे डिपेंड करता है गैसेस का कि वो किस तरह से एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा कि कम होगा। सो ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं कि इजिली जो लिक्विफाइबल गैसेस होंगे वो क्या होता है, तो इजिली एडजॉर्ब होते हैं बाय एडजॉर्बेंट एज कंपेयर टू गैसेस विच आर नॉट इजिली लिक्विफाइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात होता है लिक्विफाइबल का। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिक्विफाइबल होता है उसके लिए हम लोग को जब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में अच्छा तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो हालांकि आप उतना डीपली ना जाए और सिर्फ इतना जान जाए, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट इतना ही सिर्फ याद रखिएगा कि जो गैसेस अच्छा तरीके से इजिली लिक्विफाइड हो पाते हैं वो क्या होता है, उसका ज़्यादा हम लोग को क्या होता है, एडजॉर्प्शन हो पाता है। और जो गैसेस का लिक्विफाइबल हम लोग को क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उन लोग क्या होता है, कम एडजॉर्ब हो पाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे तो H2 जो होता है हाइड्रोजन गैस, तो इसका क्या होता है, लिक्विफाइबल बहुत कम होता है, बहुत कम, सबसे कम, तो उसमें एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, बहुत कम होगा। और उसी तरह से देख रहे हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका क्या होता है, लिक्विफाइबल बहुत ज़्यादा होता है, इसी चलते इस पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी तरह से ये सीरीज को आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह से हो सके आपको बीच में कोई भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि इसका लिक्विफाइबल किससे ज़्यादा होगा कि किसके कम, हालांकि वैसा सवाल नहीं पूछता है। इस तरह का सवाल जब आप जेई नीट वगैरह का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, आपको सिर्फ पूछेगा वही कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, तो वहाँ पे लिखेंगे। तो जब आप नेचर ऑफ गैसेस लिखेंगे तो वहाँ पे इसको अच्छा तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो गैसेस अच्छा तरीके से इजिली लिक्विफाइबल होते हैं वो क्या होता है, एडजॉर्ब भी उसका ज़्यादा होता है एडजॉर्बेंट के द्वारा। और जो हम लोग को गैसेस का लिक्विफाइबल बहुत कम होता है उन लोग को एडजॉर्ब नहीं हो पाता है जल्दी। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिख करके ये सारा चीज़ लिख दीजिएगा। ट्रेंड
फ्रेंड है किसका, हम लोग यहाँ पे लिक्विफाइबल का बोलिए या फिर वहाँ पे क्या बोले आप एडजॉर्प्शन का बोले, ठीक है। तो ये सारे हैं जो इधर से जो लिखा गया है इन लोग को क्या है ज़्यादा एडजॉर्प्शन होता है, इधर वाला के क्या है बहुत कम एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा हम लोग को फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन और उसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या चाहिए उसका डिफरेंस। चलो अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग देखेंगे, जैसे एडजॉर्प्शन को आप समझ चुके हैं। अब एडजॉर्प्शन भी दो प्रकार से होता है, मतलब कि जो हम लोग जान रहे थे कि सरफेस पे हम लोग क्या कर रहा है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के सरफेस पे जाकर के चिपक रहा था, वहाँ पे जाकर के जमा हो रहा था। कोई एक वहाँ पे देख रहे थे एक फोर्स काम कर रहा होगा तभी तो वो जाकर वहाँ के चिपक रहा है कि नहीं, अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा होगा। अब फोर्सेस के अनुसार जैसे कि वहाँ पे देखें कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के जाकर के सरफेस पे चिपक रहा है, तो वहाँ पे चिपकाने का जो काम कर रहा है, जो अट्रैक्शन जो वहाँ पे हो रहा है वो अट्रैक्शन हम लोग को दो तरीका से हो सकता है, या तो फिर वहाँ अट्रैक्शन हम लोग को ज़्यादा हम लोग को जोर से हो मतलब स्ट्रॉन्ग हो, या तो फिर वहाँ पे हम लोग को वीक हो मतलब आराम से उसको जोड़े, बहुत ही कम अट्रैक्शन से वहाँ पे जोड़े उसको, और एक होता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करके वहाँ पे जोड़े। तो वहाँ पे दो हम लोग को क्या होता है कि फोर्सेस के अनुसार से यहाँ पे एडजॉर्प्शन को दो प्रकार से बांटा गया है। जो हम लोग को वहाँ पे जहाँ वीक फोर्सेस से वहाँ पे जुड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन, और जो हम लोग को स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहाँ पे बनाता है, तो वहाँ क्योंकि जान रहा है कि अगर एक दूसरे पे कहीं चिपक रहा है मॉलिक्यूल, इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड तो बन रहा होगा, और वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है तो एक जगह हम लोग को वीक बॉन्ड बनता है और एक जगह हम लोग को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। वो किसके अनुसार, तो अट्रैक्शन के, जहाँ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, और जहाँ पे वीक अट्रैक्शन होगा उसका मतलब वहाँ पे वीक बॉन्ड बनता होगा, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड तो जरूर बनता होगा, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे जाकर के जुड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही रहा है, ठीक है। यही तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग एडजॉर्प्शन को यहाँ पे फोर्सेस के अनुसार से दो यहाँ पे डिवाइड किया गया है, दो प्रकार से, एक होता है फिजिजॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिजॉर्प्शन। और जो फिजिजॉर्प्शन होता है वहाँ पे हम लोग को वीक फोर्सेस से जुड़ा रहता है, मतलब वीक वांडर वाल फोर्सेस से वहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है सब्सटेंस, इसी चलते वैसे एडजॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। और जो हम लोग को स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड से स्ट्रॉन्ग वीक मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वहाँ पे जो जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं केमिजॉर्प्शन से, समझ में आ गया। चलो यहाँ पे उसी को हम लोग देखते हैं, कभी कभी पूछता है एग्जाम्पल में और इसका डिफिनेशन की डिफाइन फिजिजॉर्प्शन, डिफाइन केमिजॉर्प्शन, या फिर डिफरेंस बिटवीन केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। तो इसका ये तो पूछना तय है, अगर आपको एडजॉर्प्शन से अगर पूछता है इधर से तो आपका फिक्स है कि आपका क्या पूछेगा डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड मतलब कि फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, ये तो पूरा तय है। या तो फिर आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका एडजॉर्प्शन, दो टॉपिक यहाँ से पूछने का बहुत चांसेस रहता है, जो कि हर एक साल यहाँ से पूछता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ से पूछता है। यहाँ पे 3 टॉपिक से पढ़ता है, चलो इसका बता लेते उसके बाद बताते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग को सिर्फ 3 टॉपिक को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे एडजॉर्प्शन, दूसरा पढ़ते हैं कैटालिस्ट, और तीसरा पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़, तो वो हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल के बारे में वहाँ पे पढ़ना है। तो ये चैप्टर को 3 टुकड़ा में बांट करके बनाया गया है, कैटालिस्ट, एडजॉर्प्शन और आपका क्या है तो वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन था, ठीक है। तो कोलाइडल के बारे में लास्ट पे पढ़ेंगे, उसके बाद कैटालिस्ट, इसके बाद हम लोग कैटालिस्ट पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन, जो कि उसका लास्ट पॉइंट तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो 3 टॉपिक मिल करके हम लोग को ये चैप्टर बनाया गया, और उससे अंदर तो बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग को तीनों टॉपिक्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको एडजॉर्प्शन से पूछ रहा है तो उधर से आपका 2 टॉपिक छोड़ देगा। अगर आपका कैटालिस्ट से जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछता है, या तो फिर आपका एडजॉर्प्शन या तो फिर आपका वहाँ से कोलाइडल से क्वेश्चन पूछता है हर एक साल, ठीक है। 2 टॉपिक से पूछता है। कैटालिस्ट भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है, हो सकता है आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बन जाए, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ पे मेनली वहाँ से रहता है। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि 4 ही नंबर का आपको पता है कि चैप्टर 4 नंबर का है, तो एक तो आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव तो आपको आना आता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। उसके बाद 3 नंबर का जो बनेगा, या तो फिर आपका फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में यहाँ पे डिफरेंस पूछेगा, या तो फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोलेगा, समझ में आया, एक्सप्लेन फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन विथ एन एग्जाम्पल, ऐसे करके पूछेगा। या तो फिर आपका कोलाइडल से पूछेगा, तो कोलाइडल के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपका 3 नंबर का है, यहाँ से पूरा 100% है कि क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपका एडजॉर्प्शन से क्वेश्चन पूछेगा, आपको बोले 3 टॉपिक से यहाँ पे मिल करके चैप्टर बना है, एक कैटालिस्ट, एक एडजॉर्प्शन और एक आपका कोलाइडल।
तो कोलाइडल और एडजॉर्प्शन से हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, या तो फिर कोलाइडल पूछेगा तो एडजॉर्प्शन छोड़ देगा, अगर एडजॉर्प्शन से पूछ रहा है तो कोलाइडल छोड़ देगा। समझ में आ गया? तो ये दो को, और एक आपका कैटालिस्ट है तो कैटालिस्ट आपका ऑब्जेक्टिव में जाकर के घुस सकता है। ठीक है, तो यहाँ से, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। फिजिज ऑप्शन क्या होता है, तो अभी आपको बोले कि वैसा एडजॉर्प्शन जहाँ पे हम लोग को क्या हो, वीक वंडर वाल फोर्सेस से वहाँ पे जुड़ा हो, या तो फिर किसके वजह से, तो वीक फोर्सेस से वहाँ पे जुड़ा हो, तो वैसे एडजॉर्प्शन को क्या बोलेंगे, फिजिज ऑप्शन। वैसे लिखा हुआ है एन एडजॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस और वांडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फिजिज ऑप्शन, या फिर उसी को बोलते हैं फ्रॉन्डलिच एडजॉर्प्शन। ठीक है, हालांकि ये नाम लिख करके नहीं देता है, आपको पूछेगा फिजिज ऑप्शन ही, लेकिन मान के चलो आपको फ्रॉन्डलिच भी अगर दे दिया तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्रॉन्डलिच आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिज ऑप्शन। क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फिजिज ऑप्शन क्या होता है? तो वैसा एडजॉर्प्शन जहाँ पे जो वहाँ पे एडजॉर्बेट और जो एडजॉर्बेंट एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ रहता है, वो किसके वजह से जुड़ा हो, तो वीक फोर्सेस से, या फिर वहाँ पे वांडरवाल फोर्सेस से वहाँ पे जुड़ा हो। आपको तो पता होगा कि वांडरवाल फोर्सेस बहुत ही वीक फोर्सेस होता है। ठीक है, तो उससे वो दोनों जुड़ा हो, तो वैसे एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिजिज ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, तो अट्रैक्शन एंड अक्यूमुलेशन। अट्रैक्शन जान ही रहे हैं, और अक्यूमुलेशन मतलब जैसे वहाँ पे रिटेनिंग बात कर रहे थे, जमा होना, तो वही आपका क्या है, अक्यूमुलेशन मतलब जमा होना। तो अट्रैक्शन और जमा होना ऑफ डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल का अट्रैक्शन और जमा होना किस पे, तो या फिर क्लॉथ पे, या वॉल पे, दीवार पे, या फिर आपका क्या चाहिए, बुक्स पे। जो आप एग्जांपल लेकर के देखे थे कि एग्जांपल में आपका डस्ट पार्टिकल बैठ गया है, अभी भी देखेंगे आप मेरा शर्ट में, या फिर कहीं भी आप भी अपना देखेंगे अगल बगल में, दीवार में, आपका बोर्ड में, आपका कॉपी में, किताब में, आपका टेबल में, आपका बेड में, कहीं भी देख लीजिए, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल वहाँ पे चिपका नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो जो चिपका हुआ रहता है डस्ट पार्टिकल, तो वो क्या रहता है, एक वीक वांडरवाल फोर्सेस से वहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, इसी चलते उसको क्या बोलते हैं, फिजिज ऑप्शन बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ गया कि फिजिज ऑप्शन क्या होता है? चलो इसको नोट करो, फिर बात करते हैं केमिज ऑप्शन का। देखो, आप जब बात कर रहे हैं किसका, केमिज ऑप्शन का, तो केमिज ऑप्शन तो पहले से ही आप समझ चुके हैं। केमिज ऑप्शन मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन, समझ में आ गया। जैसे फिजिज ऑप्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो इसी हिसाब से बना है। तो केमिकल जो एडजॉर्प्शन जब भी होगा, केमिकल का मतलब ही आप समझ आते हैं कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बात हो रहा है कि नहीं। चलो, तो वही चीज़ है यहाँ पे, जितना भी एडजॉर्प्शन होगा वो किसके कारण होगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड के कारण होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से होगा। ठीक है, चलो, तो एन एडजॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट इज कॉल्ड क्या चीज, केमिजॉर्प्शन या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन। जैसा कि पेंटिंग ऑफ कार, अब देखो कार के ऊपर जो पेंट करते थे, क्या वो जो आयरन होता है, जो भी आपका वहाँ पे लोहा वगैरह जो रहता है जिसके ऊपर वो पेंट किया जाता है, क्या उसके अंदर तक जाता होगा? नहीं जाता। उसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे जाता है। किस पे जाता है? सरफेस पे। और नहीं तो आप देखते हैं दीवार में अगर आप पेंट करते हैं, क्या करते हैं, दीवार में अगर आप पेंट करते हैं तो वो भी आपका क्या है, केमिज ऑप्शन का एग्जाम्पल है। अब मान के चलो पेंट करते हैं, तो पेंट को अगर आप उखाड़ेंगे तो देखेंगे सीमेंट के अंदर तक वो नहीं जाता है, सिर्फ सीमेंट के बाहर ही वो क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है। आप देखते होंगे बहुत पुराना अगर हो जाता है, 2-3 साल हो जाता है घर का, तो क्या होता है, पेंट क्या होता है, उखड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उखड़ने के बाद आप देखेंगे तो देखेंगे आपका प्लास्टर जो रहता है वहाँ पे किया हुआ, वो क्या रहता है, सेम वैसा ही रहता है जैसे पहले रहता था। तो इसका मतलब क्या समझे कि जो वो अट्रैक्शन होता होगा आखिर पेंट और आपका जो दीवार है उसके बीच में, तो वो भी आपका वहाँ पे एडजॉर्प्शन है। इसका मतलब वहाँ पे सरफेस का सिर्फ काम हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक समझ गए कि वो एडजॉर्प्शन है। लेकिन आप बताइए कि क्या वो वीक फोर्सेस से रहता है क्या? जैसे कि डस्ट पार्टिकल उसको झाड़ देंगे तो क्या होता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही वीक बॉन्डेड से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन अब बताइए कि जो आपका पेंट रहता है, क्या पेंट को आप हटा सकते हैं जल्दी? क्या नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड से वहाँ पे क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसी चलते उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग ऑफ कार, फिर हेयर डाई हो गया, जो हेयर में जो हम लोग डाई वगैरह करते हैं वो हो गया। फिर एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर एट सिलिका जेल, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं जो वाटर वेपर का जो सिलिका जेल में जो अट्रैक्शन होता है, वो भी जो प्रोसेस होता है वो भी आपका क्या होता है, केमिजॉर्प्शन का होता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है। आपको मकसद क्या था, केमिजॉर्प्शन को समझाना। क्या आपको समझ में आ गया केमिजॉर्प्शन क्या होता है, फिजिजॉर्प्शन क्या होता है? अब चलते हैं इसके बीच में डिफरेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्टली पूछता है 3 नंबर में। देखो, अब हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, अगर ये टॉपिक को नहीं पढ़ के जाएगा तो समझ लो कि आपका 3 नंबर गायब हो रहा है।
समझ में आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जब कराएंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कितने बार पूछा जा चुका है। आपको बोले कि दो ही टॉपिक है क्वेश्चंस पूछने का, एक होता है वहाँ से कोलाइडल वाला से, एक होता है आपका एडजॉर्प्शन से जो कि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन से, और एक क्वेश्चन पूछता है फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो दो ही क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इसका, समझ में आया? तो इसको एकदम छोड़ना नहीं। अब यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे या फिर जितने भी डिफरेंस लिखेंगे वो सारा का सारा हम लोग किसका चर्चा कर रहे हैं? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं करने वाले, जैसा एनसीईआरटी में है उसी तरह से डिटो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, समझ में आया? क्योंकि एग्जामिनर भी इसी तरह का एग्जाम्पल मतलब कि आपका डिफरेंस देखने को वहाँ पे चाहेगा, समझा? तो कोई चेंज नहीं करना, इसी तरह से इसको, या तो फिर आप इसको रट लो, हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक लिख ही लीजिएगा, है कि नहीं? चलो यहाँ पे बात करते हैं। इधर है फिजिज ऑप्शन का, इधर लिखे हैं केमिज ऑप्शन का। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या देखने को मिलता है इसको देखो। फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्सेस। जो फिजिज ऑप्शन होता है वो किसके कारण अराइज होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो होता है वांडरवाल फोर्सेस की वजह से, ये तो आप भी जानते थे। और केमिज ऑप्शन तो ये जानते हैं केमिकल बॉन्डेड के अनुसार। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये किसके कारण होता है? तो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? केमिज ऑप्शन होता है, ठीक है? यहाँ तक समझ गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक इन नेचर। और ये क्या है? इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। आप यहाँ पे समझ गए कि ये तो स्पेसिफिक इन नेचर तो नहीं है, लेकिन ये है, और वो भी कैसा? हाईली स्पेसिफिक। तो सबसे पहले आपका दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर भी स्पेसिफिक, यहाँ पर भी स्पेसिफिक है, इसका कहने का मतलब। अब देखो जो तुम्हारा फिजिज ऑप्शन है, क्या वो कभी देखता है कि मान के चलो आपका एग्जाम्पल ये थे डस्ट, है कि नहीं? डस्ट पार्टिकल की किसी सब्सटेंस पे जाकर के चिपक जाता है, चाहे आपका क्लोथ हो, वाल हो, कॉपी किताब हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या वो ये डिसाइड करता है क्या कि मैं किस पे जाकर के चिपकना चाह रहा हूँ? आप देखेंगे कि डस्ट दुनिया के कोई भी चीज़ में वहाँ क्या कर सकता है? वो चिपक सकता है कि नहीं? उसके लिए कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि ये जो डस्ट पार्टिकल है सिर्फ उसी में चिपकेगा। क्या ऐसा बात हुआ था? क्या नहीं हुआ था? तो इसी चलते अगर उसके लिए कोई भी हम लोग को नहीं रहता स्पेसिफिक, मतलब उसके लिए क्या चीज़, एक वो निश्चित चीज़ नहीं रहता है कि आप किस पे वहाँ पे चिपकना चाहते हैं या फिर किस में नहीं चिपकेगा, तो ये सब जो डिसाइड होता है, तो स्पेसिफिक करने का मतलब एक निर्णय हो गया है कि उसी पे वो चिपकेगा, समझ में आ रहा है? और अगर जिसके लिए कोई हम लोग को यहाँ पे निश्चित नहीं है, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि वो उसी पे डिपेंड करेगा, वो किसी पे भी चिपक सकता है, तो उसके लिए हो जाता है नॉट स्पेसिफिक। क्या समझ में आ गया? तो यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, फिजिज ऑप्शन, वो किसी पे भी कोई हम लोग को मतलब नहीं रहता, वो किसी पे भी जाकर के हम लोग को क्या हो सकता है? चिपक सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, कि वो किसी के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो उसी पे चिपकेगा, कि वो किस पे मतलब चिपकेगा, ये किसी से नहीं देखता है। लेकिन जो आपका केमिज ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, मतलब यहाँ पे केमिकल बॉन्ड से जुड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग को ये स्पेसिफिक होता है। नेचर में क्या रहता है? स्पेसिफिक। ये बोलेगा कि हम उसी के साथ जुड़ेंगे, उसके अलावा किसी से नहीं जुड़ेंगे। जैसे मान के चलो पेंट का बात करते हैं, आप कार में पेंट करते हैं, सो पेंट को आप दीवार में पेंट करने आएंगे तो क्या उसमें वो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। अगर वही आप बात करते हैं कि जो दीवार में पेंट करते हैं, क्या उसको आप कार गाड़ी में जाइएगा तो क्या वहाँ पे स्पेसिफिक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी चलते मतलब वहाँ पे चिपकेगा क्या? नहीं होगा। तो वहाँ पे एडजॉर्प्शन अच्छा तरीके से हो ही नहीं पाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन अच्छा तरीके से पूरा परफेक्टली हो ही नहीं पाएगा। तो इसी चलते उसके लिए क्या चाहिए? एक वो सही तरीका बताया गया कि नेचर के अनुसार कि वो उसी में चिपकेगा, वो उसी में चिपकेगा। तो वो कब डिसाइड होता है? वो केमिज ऑप्शन में होता है, समझ में आएगा? तो इसी चलते उसमें लिखा गया कि इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, लेकिन फिजिकल में कोई चीज़ नहीं। आप किसी में भी देखते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन हो जाता है, तो वो कहीं भी हम लोग का स्पेसिफिक उसके लिए नहीं होता है, ठीक है? तो क्या दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि ये होता है स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता है, और ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है, वो भी कैसा? हाईली होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे एग्जांपल भी समझ में आ गया कि कैसे इसको डिफाइन किए। अब यहाँ पे देखो तीसरा नंबर, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। जो फिजिज ऑप्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है नेचर में, और ये क्या होता है? इरिवर्सिबल। मतलब ये रिवर्सिबल मतलब उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझो। अभी बोले कि डस्ट पार्टिकल है, मान के चलो अभी तुम्हारे ये कॉपी ले लिए, ठीक है? अब ये कॉपी है, अभी कॉपी में क्या है कि यहाँ पे मान के चलो डस्ट पार्टिकल है, मतलब कि इसमें क्या है? फिजिज ऑप्शन हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे? फूंक देंगे, ठीक है? अब फूकेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? तो इसका जो डस्ट पार्टिकल है वो अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो पहले भी वो डस्ट था चिपकने से पहले, और उसको बाद में भी देखेंगे तो वो कैसा रहेगा? हम लोग को चिपकने के मतलब कि उसको हटा देंगे तो उसके बाद भी देखेंगे तो वो डस्ट का डस्ट रह जाएगा। मतलब उसको रिवर्स किया जा सकता है, किसमें? फिजिज ऑप्शन में। लेकिन वही अगर हम लोग केमिज ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे कि पेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें करते हैं, तो उसको अगर अलग करेंगे तो क्या पहले जैसा पेंट रहता है क्या वैसा पाया जा सकता है? क्या
बिल्कुल नहीं पाया जा सकता है। क्या पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। जैसे मान के चलो पेंट करते तो वो लिक्विड अवस्था में रहता है, क्या उसको हटाएंगे तो क्या लिक्विड में मिल जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब समझ गए कि ये जो रहता है केमिजॉर्प्शन, ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही हम लोग फिजिजॉर्प्शन में बात करते हैं कि ये पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या तीनों पॉइंट समझ में आ गया कि क्या क्या होता है सो? तो इसी तरह से पॉइंट आपको 2-3 बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलो और पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके डिस्कस करते हैं। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में जो चौथा पॉइंट है उसको देखो। फिजिजॉर्प्शन में इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर एब्जॉर्ब रेडली। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फिजिजॉर्प्शन होता है वो नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा लिक्विफाइबल होता है वो जल्दी क्या होता है, उन लोग रेडली क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही जल्दी उन लोग क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वही अगर इसमें देखते हैं केमिजॉर्प्शन में, तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैसेस, ये भी क्या करता है, नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। विच कैन रिएक्ट विथ द एडजॉर्बेंट, सो केमिजॉर्प्शन, जो कि क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, एडजॉर्बेंट के साथ, क्या दिखाने के लिए, केमिजॉर्प्शन दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ये भी नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है और ये भी क्या करता है, नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट, पीछे भी बात की थी इंथाल्पी के बारे में एडजॉर्प्शन का, तो यहाँ पे देख रहे हैं केमिजॉर्प्शन के इंथाल्पी में क्या चेंजेस होता है, केमिजॉर्प्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे देखो इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, जो केमिजॉर्प्शन में, जो फिजिजॉर्प्शन में होता है इंथाल्पी, वो कितना चेंजेस होता है उसका, बहुत ही लो होता है। कितना कितना बीच में होता है उसका एडजॉर्प्शन का इंथाल्पी, तो 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल। ये डाटा आपको याद रखना है, क्या करना है, ये डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में घुस सकता है क्वेश्चन कि फिजिजॉर्प्शन का जो आपका क्या होता है, यहाँ पे जो इंथाल्पी होता है, क्या चीज़, जो इंथाल्पी होता है फिजिजॉर्प्शन का, वो कितना से कितना बीच में वो लाई करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि फिजिजॉर्प्शन में 20 से लेकर के 40 किलो जूल पे पर मोल इसमें लाई करता है, ठीक है। और इसमें जो केमिजॉर्प्शन का बात करता है, तो इसमें जो होता है इंथाल्पी वो कितना होता है, 80 से लेकर के 240 तक, क्या होता है, 80 से लेकर के 240 किलो जूल पर मोल तक इसका क्या होता है, एडजॉर्प्शन का इंथाल्पी होता है। और इसमें क्या होता है, 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल तक। तो ये डाटा जो दिया हुआ है इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और जब आप इसको क्या करेंगे, इसका जब डिफरेंस लिखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, समझ में आया। यहाँ पे लो और हाई कहने से नहीं काम चलेगा, यहाँ पे डाटा आपको दिखाना पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे। चलो 2-3 पॉइंट और है उसको भी लिखवा देते हैं। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है 6 और 7। 6 में क्या बोल रहा है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर की ज़रूरत होता है एडजॉर्प्शन होने के लिए, ठीक है। अगर इसमें हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, एडजॉर्प्शन हम लोग को घटा देगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका पॉइंट। लेकिन वही अगर हम लोग केमिजॉर्प्शन का बात करते हैं तो इसमें हम लोग को हीट का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग को टेम्परेचर हाई रखेंगे तब हम लोग को इसमें क्या होगा, हम लोग को एडजॉर्प्शन भी हाई होगा, समझ में आ गया। तो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, इट इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसका जो एडजॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है, किसमें, केमिजॉर्प्शन में। और इसमें क्या होता है, घट जाता है, इसमें लो टेम्परेचर की जरूरत होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, और इसमें क्या होता है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड। यहाँ पे किसी तरह का कोई एक्टिवेशन एनर्जी के नीडेड नहीं होता है, ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वीक वांडर वाल फोर्सेस बनता है, तो इसमें हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं होता। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन होता है, ये सारा चीज़ आप पढ़े होंगे कहाँ पे जानते हैं, आप पढ़े होंगे वहाँ पे जब केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह ये सब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आपको रिएक्शन वगैरह के बारे में बताया जाता है कि उस समय कि अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा ऊपर जाता है तब फिर हम लोग को प्रोडक्ट में बनता है। मतलब यहाँ से रिएक्टेंट है और यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग को बनना है, तो क्या होता है कि डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता है। यहाँ से हम लोग को अगर ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ज़रूरत होता है, समझ में आया। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरत होता है, तब वहाँ पे जाता है, तब फिर वो क्या होता है, प्रोडक्ट में बनता है। तो जब हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होता है, तब यहाँ पे इंटरमीडिएट तक क्या होता है, वो जाकर बनता है, तब वो जाकर के प्रोडक्ट में जाता है। तो इंटरमीडिएट तक पहुँचने के लिए उसको क्या होता है, हीट का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इसी चलते यहाँ पे बोला है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज सम टाइम नीडेड, क्योंकि ये हम लोग को कैसे बन रहा है, केमिकल
बॉन्डिंग बना रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग को इस तरह से ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा इसका पॉइंट। फिर चलते हैं हम लोग 2 पॉइंट और बची है उसको लिख देते हैं। अब देखो जो लास्ट पॉइंट बचा है 8 और 9 उसको डिस्कस करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। हम लोग वैसे भी जानते थे कि जितना सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये समझ गया कि सरफेस एरिया बढ़ाने से हम लोग को क्या होता है, फिजिजॉर्प्शन भी बढ़ता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये भी बोल रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से हम लोग को एडजॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। क्यों सो बताओ। यहाँ पे हम लोग को फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, मतलब कि क्या होता है, वंडर वाल फोर्सेस से जुड़ा होता है, तो थोड़ा वीक ही क्या होता है, जुड़ते रहता है। हालांकि वो भी सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता ही है, ये भी बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से यहाँ पे जुड़ा रहता है, केमिकल फोर्सेस से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में क्या करता है, वहाँ पे जोड़ लेता है एक दूसरे से, फोर्सेस की वजह से। समझ में आ गया। तो इसी चलते लिखा है इट टू इंक्रीजेस, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया ना। चलो फिर 9th पॉइंट है, इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। और इसमें क्या बोल रहा है, इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमोलिक्यूलर लेयर। अब यहाँ पे समझो कि एक में यूज किया गया है मल्टी मोलिक्यूलर और एक में क्या लिखा गया है, यूनिमोलिक्यूलर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा फिजिज ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है, जो एडजॉर्बेंट के ऊपर जो एडजॉर्बेट होता है वहाँ पे क्या होता है, एडजॉर्बेट के ऊपर भी एडजॉर्बेट हम लोग को जुड़ते जाता है और वही हम लोग को हो जाता है डस्ट पार्टिकल सेमी जैसा हम लोग को क्या होता है वहाँ पे जुड़ता है। लेकिन वही अगर हम लोग केमिज ऑप्शन में देखते थे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़ा होता है, तो जो फर्स्ट लेयर जो रहेगा वो बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ पे जुड़ा रहेगा, लेकिन एक ही बार वो जुड़ पाएगा। क्या होगा, एक ही बार वहाँ पे जुड़ पाएगा। उसको बार बार अगर फिर से ऊपर से हम लोग उसको जोड़ना चाहे तो उतना स्ट्रॉन्ग से वो जुड़ता नहीं है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। कैसे, मान के चलो आप दीवार में पेंट जो जरूर देखे होंगे कि आपका घर होगा तो वहाँ पे पेंट जरूर किए होंगे 2 बार 3 बार, 2-3 लेयर तो हो ही गया होगा दीवार में। वहाँ पे देखते होंगे कुछ समय बाद क्या होता है, सो देखो जो अंदर वाला जो तुम्हारा लेयर होता है, मतलब कि फर्स्ट बार जो पेंट किए हुए रहते हैं वो जैसा जुड़ा हुआ रहता है वैसा ही रह जाता है। उसके ऊपर जो आप देते हैं पेंट, फिर से मारते हैं, पुचाड़ो जो मारते हैं, तो उसका एक अलग लेयर बन जाता है। मतलब वो क्या होता है कि जो आपका दीवार होता है और जो आपका पेंट होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, पूरा स्ट्रांगली क्या होता है, एक दूसरे को जुड़ नहीं पाता है। उसको तो अंदर तक जाना चाहिए तो उसका सरफेस तक, लेकिन नहीं जा पाता। वो क्या होता है, उस पेंट के ऊपर रह जाता है, मतलब उतना भी स्ट्रांगली नहीं होता। कुछ समय बाद देखते होंगे कि ऊपर वाला जो पेंट रहता है वो उखड़ना भी स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। बहुत जगह आप देखते होंगे दीवार वगैरह में कि क्या होता है, नया जो लेयर जो लगाते हैं, पेंट जो मारते हैं, वो कुछ समय बाद क्या होता है, उखड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर दीवार में देखेंगे तो जो पहले वाला जो कलर रहता है वो शो करते रह जाता है, मतलब जो पहले जो रहता है वो स्ट्रांगली वहाँ पे जुड़ा रहता है, और बाद में जो करते हैं वो स्ट्रांगली जुड़ पाता है क्या, नहीं जुड़ पाता है, तो वो उखाड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। अब फील हो गया आपको कि क्या होता है यूनिमोलिक्यूलर या मल्टीमोलिक्यूलर। तो ये क्या होता है, यूनिमोलिक्यूलर में यहाँ पे क्या होता है, वो इसका रिजल्ट को देखने को मिलता है कौन चीज़, केमिज ऑप्शन, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड से वो जुड़ा रहता है। और ये जो मल्टी लेयर है तो ये कहीं भी आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर भी हो जाएगा, उसके ऊपर भी हो जाएगा, तो सेमी जैसा वहाँ पे बिहेव करता है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि 9 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया था, और इसी से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसे कि इससे पहले हम लोग केमिज ऑप्शन और फिजिज ऑप्शन का एग्जाम्पल लिखे थे ना पहले डिफिनेशन के समय, तो वो वाला भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 10 पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखेंगे तब आपका 3 मार्क्स कहीं भी नहीं कटेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, 1-2 बार लिखेंगे। जैसे अभी देखने में लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेज लिखा गया, लिखा नहीं गया, आप समझ गए तो आप उसको लिख लेंगे आसानी से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो जो एडजॉर्प्शन जो पढ़ रहे हैं उसका सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहीं तक हम लोग को एडजॉर्प्शन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे कैटालिस्ट पे, उसके बाद जाएंगे किस पे, हम लोग कोलाइडल में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बहुत बार पूछा जा सकता है इससे, हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है पूछते तो, है कि नहीं। क्या पूछता है यहाँ से कि एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या क्या है, उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस फॉर्म में उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर कहीं पे जैसे मान के चलो लैब वगैरह में काम करते हैं लोग, तो वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या करता है, एक वैक्यूम वाला हम लोग को देखते हैं, कोई भी मान के चलो कोई भी वैक्यूम हम लोग ले लिए, क्या चीज़, मान के चलो कोई भी हम लोग वेसल ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई वेसल में ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें वैक्यूम बना करके किया जाता है। तो ऐसा आराम तो नहीं है वैक्यूम बनाना, मतलब कोई भी एयर वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि उसमें गैस को निकालने के लिए वहाँ से हम लोग वैक्यूम ट्यूब लगाते हैं, और वहाँ पर हम लोग चारकोल का यूज करते हैं। किसका करते हैं, चारकोल का।
जो क्या करता है, जो वहाँ पे रिमेनिंग जितने भी हम लोग वहाँ पे गैस जो बचे हुए रहते हैं उसको क्या करता है, वो अपने में एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जैसे एडजॉर्ब करता है तो वो वैक्यूम में बदल जाता है कि जितना गैस था सब चिपक जाता है उसमें चारकोल में। तो वहाँ से क्या होता है, हम लोग वैक्यूम को निर्माण करने में बहुत ही सहूलियत होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसी चलते यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम में भी हम लोग का एडजॉर्प्शन का यूज होता है। कैसे करते हैं, तो एयर कैन बी एडजॉर्ब बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप टू गिव अ वेरी हाई। समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे चारकोल का यूज करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, वहाँ से एयर उसमें क्या होता है, एडजॉर्ब हो जाता है, जो हम लोग क्या करते हैं फिर लास्ट में वैक्यूम जो पंप होता है उसके द्वारा उसको हम लोग क्या कर जाता है, एडजॉर्ब करके फिर वहाँ पे इवैक्यूएटेड कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कर जाता है, वहाँ पे हम लोग उसको वैक्यूम में बदल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग को होता है गैस मास्क, या इससे हम लोग का एडजॉर्बेंट मतलब कि जो एडजॉर्प्शन जो होता है इसी प्रक्रिया से एक मास्क तैयार किया जाता है। आप जनरली देखे होंगे, कभी अगर कोल माइनिंग में गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि बहुत सारे जो अंडरग्राउंड में जो रहते हैं कोयला खदान में, तो उन लोग क्या करता है, एक मास्क पहनता है। अब वो जो मास्क होता है वो क्या करता है, धूल कण से बचने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे जैसे अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला क्या होता है, गैस होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीला गैस भी वहाँ पे निकलते हैं। सिर्फ तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो इसी वजह से उन लोग को क्या होता है, सांस लेने में वहाँ पे, क्योंकि अंडरग्राउंड जाने से क्या होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा तरीके से उन लोग सांस ले तो वहाँ पे बहुत सारा गैस का मिश्रण हो जाता है, तो वहाँ पे शुद्ध आपका हवा मिलेगा, तभी तो आप वहाँ से क्या करेंगे, जिंदा रह पाएंगे। तो उस समय हम लोग को क्या होता है ना कि वहाँ पे चारकोल के मिश्रण से बनाया जाता है एक मास्क, तो वो क्या करता है, तो वो छानने का काम करता है। जैसे मान के चलो बहुत सारा मिश्रण गया वहाँ पे गैस, ठीक है, तो उसको चाहिए ऑक्सीजन गैस, तो वहाँ पे क्या होता है कि जितना भी जहरीला गैस होता है वो क्या करता है, खुद में एडजॉर्ब कर लेता है। कौन, चारकोल। तो चारकोल जैसे एडजॉर्ब करता है तो जहरीला गैस एक साइड हो गया, और वहाँ से क्या होता है, छान करके जो वहाँ से वो छानने का काम करता है। छानने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जाता है और आदमी क्या करता है, आराम से उसको लेता है और जिंदा रहता है। समझ में आ गया। तो उसमें क्या होता है, एक मास्क बनाने में भी यूज होता है क्या चीज़, चारकोल का। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे हो गया कि, और वो भी कैसा प्रोसेस है, वो तो एडजॉर्प्शन है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो गैस मास्क बनाने में, तो अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल मिक्सचर। समझ में आ गया कि एक गैस होता है, गैस जो मास्क होता है वो क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि बना होता है किससे, एक्टिवेटेड चारकोल के मिश्रण से। ठीक है, ऑफ एडजॉर्बेंट इज यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस टू एडजॉर्ब पॉइजनस गैसेस। समझ में आ गया यहाँ पे कि जहरीला गैसेस को क्या करता है, वो एडजॉर्ब करने के लिए उसको बनाया जाता है मास्क को। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि यहाँ पे जो सिलिका जेल वगैरह का यूज होता है तो उसमें क्या करते हैं, जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो बनता है, जो वाटर वेपर ये सब का जो रहता है उसको क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करता है। मतलब वो क्या करता है, एडजॉर्ब करता है, वहाँ पे सूखापन पैदा करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिलिका जेल आर यूज्ड एज एडजॉर्बेंट फॉर मूविंग मॉइस्चर कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हम लोग जो मूविंग जो रहता है मॉइस्चर, जो हम लोग नमीपन जो रहता है उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, उसको क्या करता है, एडजॉर्ब करके उसको अच्छा तरीक़ा से कवर कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक बात किए वो हम लोग पढ़े एडजॉर्प्शन। किसको बात किए, एडजॉर्प्शन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैटालिस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन कैटालिस्ट से पहले हम लोग क्या करें, अच्छा कैटालिस्ट पहले हम लोग पढ़ ही लेते हैं, कैटालिस्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे, तो उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे डायरेक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, चलो तो ऐसा काम करते हैं, जैसे कि हम लोग को कैटालिस्ट जो है, जो आपको बोले 3 टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना था, एक पढ़ना था कोलाइडल, एक पढ़ना था हम लोग को क्या चीज़, एडजॉर्प्शन, और तीसरा जो पढ़ना था हम लोग को कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट हम लोग को ना के मात्रा में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं पूरा, जैसे कि आपका तो इधर एडजॉर्प्शन प्रक्रिया जितना था सारा कवर कर चुके हैं। ठीक है, 1 घंटा में। अब जो बच्चा है वो हम लोग को बचा है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो फाइनली जो लास्ट में मौका मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैटालिस्ट के बारे में 2-3 कैटालिस्ट का नाम बता देंगे, फिर वहाँ से एंजाइम वगैरह का बात कर देंगे, क्योंकि जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ना के मात्रा में पूछता है। और क्वेश्चन जो अगर पूछता भी है जैसे कि एंजाइम वगैरह का, तो ये हम लोग का कवर हो जाता है उधर बायोमोलिक्यूल्स ये सब में। ठीक है ना, तो उधर से भी हम लोग को कवर हो ही जाता है, तो उतना मैटर नहीं करता है, तो उसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। हम लोग डायरेक्टली पढ़ रहे हैं किसको, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन अब जब पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहाँ से फॉर्मेशन हुआ और किसको हम लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मिक्सचर के बारे में तो आप जानते थे, बचपन से ही जान रहे थे मिक्सचर क्या होता है। सो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाने से जो हम लोग को बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते थे।
अब मिक्सचर भी दो तरह से होता था, एक होता था होमोजीनियस और एक होता था हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस कहने का मतलब क्या होता था कि वहाँ पे जितने भी मिश्रण होता है वो एक समान मिश्रण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तो जानते हैं कि सॉल्यूशन का डिफिनेशन ही क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज नोन एज क्या चीज़, आपका सॉल्यूशन। तो वहाँ पे जानते थे कि आपका क्या होता है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस जो होता है उसमें सिर्फ आपका क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ से जो हेट्रोजीनियस होता है, जिसका मिश्रण जो करते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक समान सभी जगह पाया जाता नहीं है। तो उसमें जो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसमें दो टाइप और होता है, एक होता है कोलाइडल और एक होता है आपका क्या चीज़, सस्पेंशन। अब ये कोलाइडल और सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन किस मेथड से यहाँ पे देखा गया, तो उसका साइज पार्टिकल से देखेगा, पार्टिकल का साइज के अनुसार वहाँ पे डिवाइड किया गया है कि कौन ट्रू सॉल्यूशन होगा, कौन आपका सस्पेंशन होगा, कौन आपका कोलाइडल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं साइज का। तो यहाँ जो हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं ये है इसका साइज। ठीक है, कि ये सारे जब सॉल्यूशन वगैरह देखा जाएगा तो इसमें देखेंगे कि साइज कोई भी मान के चलो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया, तो उसका अगर आप साइज मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ पे साइज के अनुसार आप वहाँ से क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल है, ये सस्पेंशन है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं पार्टिकल का साइज के अनुसार कि अगर आपका लेस देन 1 नैनोमीटर की मतलब 1 नैनोमीटर से अगर कम साइज अगर देखने को मिला तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर आपका 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर कोई सब्सटेंस का साइज यहाँ पे दिखा, तो उस पार्टिकल का साइज दिखा, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर वहाँ पे साइज पार्टिकल का 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा अगर देखने को मिला तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। तो क्या आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग को क्या करना है, ये ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, क्या चीज़, ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसके बारे में हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, है कि नहीं। और अभी तो हम पढ़ाए नहीं तो उसको तो फिर पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में उसको अलग से चैप्टर में पढ़ा जाता है। ये जो सस्पेंशन होता है, ये सस्पेंशन का साइज हम लोग को बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसी वजह से इसका भी हम लोग स्टडी उतना गहराई से करते नहीं है। अब बच गया आपका क्या चीज़, यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का देख रहे हैं कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक ये लाई करता है। तो वैसे हम लोग पार्टिकल के साइज वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसमें हम लोग बहुत सारा इफेक्ट देखेंगे, इसको छानेंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ यहाँ पे देखने वाले इसका प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है कि नहीं है। सो चलो इसको रब करते हैं और फिर एक एक करके हम लोग पूरा टॉपिक में घुस जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग तीनों चीज़ के बारे में देखें मिश्रण का, एक हुआ था ट्रू सॉल्यूशन, एक हुआ था कोलाइडल, एक हुआ था सस्पेंशन। तीनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसका कैटेगरी के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी डिफिनेशन वगैरह पूछ दे या फिर इसका डिफरेंस पूछ दे, तो उस समय हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इसको जो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या किए हैं, इसको क्लासीफाई किए हैं। सबसे पहले देखो साइज ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का साइज के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किए हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो लेस दैन 1 नैनोमीटर होता है, कोलाइडल जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, सस्पेंशन होता है वो ग्रेटर दैन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये साइन यहाँ पे थोड़ा उल्टा लगा लेना, क्योंकि ये तो लेस दैन होता है तो इसका तो ऐसे ना होगा। ठीक है, यहाँ तक चलो। अब यहाँ पे देखो सेपरेशन के हिसाब से यहाँ पे क्लासीफाई किया गया कि उसको सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो देखो जो ट्रू सॉल्यूशन उससे होता है उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वही लिखा गया है कांट बी सेपरेटेड बाय अल्ट्रा वायलेट, मतलब कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जो कि छानने उड़ने वाला जो रहता है ना, छन्नी सब, तो उससे हम लोगों का इसको सेपरेट करना चाहे तो उससे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ये इसको देखो कोलाइडल को कि कांट बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर, इसको भी उसके माध्यम से छाना नहीं जा सकता। लेकिन जो आपका सस्पेंशन होता है वो सस्पेंशन इजिली सेपरेट हो जाता है इसके मतलब कि इसके माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब सेटिंग के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं, सेटिंग करने का मतलब कितना जल्दी वो बैठ जाएगा उसका पार्टिकल, उसके अनुसार से। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका पार्टिकल कांट सेटल डाउन, उसका जो रहता है क्या चीज़, उसका जो पार्टिकल होता है ट्रू सॉल्यूशन का वो नीचे बैठता ही नहीं है कभी। समझ में आया। और जो तुम्हारा कोलाइडल है वो पार्टिकल कैन बी सेटल डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका मतलब क्या है सो समझो, जो तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि उसको अगर सेंट्रीफ्यूगेशन से अगर करेंगे तो उससे क्या होता है, उसका जो पार्टिकल होगा वो नीचे हम लोग को बैठ जाएगा। उससे हम लोग को क्या होता है, उसको अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब करने क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं उससे
दही वगैरह जो मक्खन वगैरह जो निकालते हैं उसके हिसाब से उसको क्या करें, ज़्यादा हम लोग चलाएंगे उलाएंगे तो उससे क्या होता है, तो उससे हम लोग नीचे क्या होता है, उसका सतह में बैठ जाएगा। और ये होता है वो कानवे सेटल डाउन इजिली, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इजीली उसका पार्टिकल क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। अब इसका स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, और ये जो कोलाइडल होता है वो मोर होता है किसके तुलना में, तो सस्पेंशन का, जो सस्पेंशन के तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये तो सबसे लिस्ट स्टेबल होता है। उसके हिसाब से यहाँ पे टिंडल इफेक्ट आप जान रहे होंगे कि वहाँ पे लाइट वगैरह का जो पास करते हैं। अब यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन में अगर लाइट पास करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को नो शो करेगा टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे शो करेगा ही नहीं। अब इसमें करेंगे तो इसमें शो करता है, वो भी किस में, मैक्सिमम एक्सटेंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हम लोग को क्या करता है, तो टिंडल इफेक्ट हम लोग को शो करता है। और वही रहा बात सस्पेंशन में, सस्पेंशन में साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कभी शो करता है कभी नहीं भी करता है, क्योंकि ये क्या करता है, सतह पे बैठ भी तो जाता है इसी वजह से, ठीक है। जब तक इसका पार्टिकल ऊपर रहेगा तब तक ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, जैसे ही इसका सेटल डाउन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हम लोग को पार्टिकल शो करना बंद कर देगा टिंडल इफेक्ट। चलो इतना नोट कर लो। इसका देखो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ब्राउनियन मोशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जिग जैग मोशन होता है, ठीक है। जो इसका पार्टिकल होता है एक दूसरे से टकराते रहते हैं और जिग जैग मोशन करते रहता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें नहीं शो करता है, जो कोलाइडल होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज का देख ही रहे 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, तो इसमें क्या होता है, कोलाइड ज़्यादा करता है। अब यहाँ पे देखो सस्पेंशन में बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो बहुत ही कम ये क्या करता है, कोलाइड कर पाता है। अब इसका देखो विजिबिलिटी मतलब देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है तो इनविजिबल होता है, उसको नहीं देख सकते हैं। और जो कोलाइडल होता है, कोलाइडल को देख सकते हैं किसके माध्यम से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखा जा सकता है। और इसका जो होता है सस्पेंशन, इसको तो पूरा खुले आंखों से हम लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट लिखा है कि वो क्या रहता है, अभी उसका एग्जांपल देखो, उसका एग्जांपल के अनुसार देखोगे तो इसका क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन का, तो शुगर इन वाटर, ये तो देख ही सकते हैं। और जो कोलाइडल होता है वो मिल्क होता है, गम होता है, और भी एग्जांपल इसका पढ़ेंगे। तो मिल्क को क्या है, डायरेक्टली देखेंगे तो उसका पार्टिकल को नहीं देख सकते, लेकिन उसको भाई माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो वो दिख जाएगा। फिर वहाँ तुम्हारा सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन का सैंड पार्टिकल्स इन वाटर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बालू वगैरह का घुला देंगे तो क्या बालू को नहीं देख पाएंगे, आराम से देख सकते हैं। तो वही जो बालू का पार्टिकल हो गया या फिर मिट्टी का पार्टिकल हो गया, तो उसको अगर मिलाएंगे कोई वाटर में तो उसमें क्या करेंगे, तो उसका पार्टिकल को हम लोग देख सकते हैं खुले आंखों से। तो वो गया सस्पेंशन का एग्जांपल। समझ में आ गया ना कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, फिर आपका ट्रू सॉल्यूशन क्या है। तो ये रहा उसके बीच में डिफरेंस। अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं किसके बारे में, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइड्स के बारे में पूरा हम लोग चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। चलो।